हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के सेट 11 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम यहीं पे शुरू करते हैं। तो ये रहा कुछ बातें आपके सामने। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आप लोग कर ही देते हैं। आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम ही प्यार से, एकदम ही आराम से, एकदम ही सहजता के साथ सभी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। अगर हम आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा समुच्चय पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय को अनुसरण करता है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम ही है। तो कहने का मतलब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो वहां पर 3 चीजें हमें देखने को होती है, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। और जो कर्ण होता है, जो कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है उसका स्क्वायर बाकी 2 बचे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5, 12 और 14। ऑप्शन ए में है 5, 12 और 14। तो यहाँ देखिए कर्ण जो होता है वो लंब से और आधार से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा है 14। तो यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का होगा 144। तो यानी कि 196 क्या ये बराबर होगा 169 के? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जब यहाँ पर देखिए 3 अंक दिए गए हैं, इनमें से जो बड़ा है उसका वर्ग बाकी 2 बच्चे संख्याओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हो जाए तो वह पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ए है वह क्या हो रहा है, यहाँ पर 196 कभी 169 के बराबर नहीं होगा, जिसके कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में है 2, 3 और 7। क्या है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 2, 3 और 7। तो यहाँ देखिए क्या है, इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा है 7। तो 7 का वर्ग जो होना चाहिए वह बाकी 2 बचे संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तभी ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा। तो यानी कि 49, 7 का स्क्वायर 49 बराबर 4 और प्लस 9, यानी कि क्या कभी 49 कभी 13 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे है 5, 13 और 14। ऑप्शन सी में है 5, 13 और 14। ठीक है, यही है। तो यहाँ देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 14 है। तो यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, बाकी 2 बचे अंकों के योग के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 बराबर 5 का होगा 25 और 13 का 169, यानी कि 196 बराबर क्या ये होगा 9, 5, 14, 1, 6, 2, 8, 1, 9। और ये देखिए एक बराबर नहीं है, यहाँ पर एक तरफ है 196 और एक तरफ है 194। कभी भी 196 194 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी में। अगर हम ऑप्शन डी के बात करूं तो यहाँ देखिए क्या है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में है 3, 4 और 5। ऑप्शन डी में है 3, 4 और 5। तो यहाँ देखिए इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा है 5। तो यानी कि 5 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, बाकी 2 बचे संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया 25 बराबर 9 प्लस 16। यहाँ देखिए 25 जो है 25 के बराबर आ गई। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ देखिए कर्ण जो होता है बाकी 2 भुजाओं से बड़ा होता है। तो यानी कि हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था 3, 4 और 5, तो यहाँ से 5 हमने कर्ण को मान लिया।
तो कर्ण बराबर क्या आ गई, लंब प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर आ गई। तो यहां से हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से देखिए, एकदम ही प्यार से, एकदम ही आराम से और एकदम ही सहजता के साथ इसको एक करिए। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्यूशन करिए इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है कि ऐसा संख्या, ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है, ऐसा संख्या जो 1 से बड़ा हो, ऐसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो, ऐसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो। और अभाज्य संख्या की कुछ पहचान है कि वह 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और वह या तो 1 के पहरा में आए या फिर खुद के ही पहरा में आए, इसके अलावा और किसी के पहरा में ना आए। जैसे कि यहाँ देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 या तो 1 के पहरा में आएगा या फिर 5 के ही पहरा में आएगा। 5 1 और 5 के अलावा और किसी प्राकृत संख्या के पहरा में नहीं आएगा, जिसके कारण 5 एक अभाज्य संख्या है। तो हमें बताना है कि प्रथम अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 1 से बड़ा है और 2 केवल 1 के पहरा में आता है या फिर केवल 2 के ही पहरा में आता है। 2 1 और 2 के छोड़कर और किसी प्राकृत संख्या के पहरा में नहीं आता है, जिसके कारण 2 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करूँ, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए एकदम ही क्या बोला जा रहा है। संख्या, यहाँ पर देखिए एक संख्या दिया गया है 4 5 8 9 2 6 8 9 2 6। हमें इसमें 8 का क्या बताना है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपसे 2 तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एक ऐसा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात किया जाए 8 का फेस वैल्यू ऑफ 8, यहाँ पर अगर हम बात करें कि फेस वैल्यू ऑफ 8 तो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 8 बराबर 8 ही होगा। लेकिन वहीं अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा जाए आपसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो यहां पर देखिए पहले 8 को हम लिख लेंगे 8, और उसके बाद देखते हैं कि 8 के बाद अब कितनी संख्या है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 के बाद 3 संख्या है। जितना संख्या उतना ही जीरो। किसमें, प्लेस वैल्यू में यानी कि स्थानीय मान में। स्थानीय मान की अगर बात किया जाए तो जिस भी संख्या की अगर स्थानीय मान पूछा जाए, यहां पर सपोज करिए कि यहां पर हमें 5 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता, स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 का स्थानीय मान, तो हम पहले 5 लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि 5 के आगे अब कितना अंक है। तो यहाँ पे गिनिए 5 के आगे कितना अंक है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम 5 के आगे 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। और अगर 5 का मूल्य मान यानी कि फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू, अगर 5 का फेस वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। तो ठीक ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था कि 8 का स्थानीय मान हमें पूछा जा रहा था। यहाँ पर देखिए 8 हम पहले लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि 8 के बाद अब कितना अंक है। जितना अंक होगा उतना ही हम जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 8 का स्थानीय मान यानी कि 8000। तो अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि 8 का स्थानीय मान है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ गए होंगे। प्लेस वैल्यू उसे बोला जाता है कि जिस संख्या का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए यानी कि स्थानीय मान पूछा जाए तो उस संख्या पहले हम लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस संख्या में उस संख्या के बाद अब कितनी संख्या है, उस पूरे संख्या में उस पर्टिकुलर संख्या के बाद अब कितनी संख्या है। तो पहले हम उस पर्टिकुलर संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि उस पर्टिकुलर संख्या के बाद अब कितनी संख्या है। जितनी संख्या होगा उतना हम जीरो लगा देंगे, किसके लिए, प्लेस वैल्यू के लिए। लेकिन अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो जो संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसे प्लेस वैल्यू बोला जाता है और किसे फेस वैल्यू बोला जाता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली सभी क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, 3 असंरेख बिंदुओं पर होकर जाते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए संरेख अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि संरेख बिंदु, तो ये हो गई एक रेखा में अगर बिंदु है तो ये एक संरेख बिंदु है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि असंरेख बिंदु, यानी कि असंरेख बिंदु मतलब कि ये कहीं भी हो सकती है 3। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 3 असंरेख बिंदु है, यहाँ पर अगर 3 असंरेख बिंदु है तो इस बिंदु से होकर के कितनी वृत्त खींची जा सकती है। तो केवल और केवल एक वृत्त ही खींची जा सकती है। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर ऐसे भी तो एक वृत्त खींच सकते हैं, तो देखिए मेरे भैया यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 बिंदुओं से होकर, तो जब आप इस वृत्त को खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त केवल और केवल 2 ही बिंदु को टच कर रही है, ये इस तीसरे बिंदु को टच नहीं कर रही है, जिसके कारण 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का हम आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप इन सभी को नोट क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंचभुज में कितने आंतरिक कोण होते हैं। क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से समझिए, मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया भी था, इसका कंसेप्ट मैं प्रीवियस क्लास में बता दिया था। एक पंचभुज में कितने आंतरिक कोण होते हैं। देखिए अगर किसी भी बंद आकृति की बात किया जाए तो जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतना ही कोणों की संख्या होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर समझें कि सपोज ये एक त्रिभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, इसमें 3 भुजाएं होंगी, जिसके कारण इसमें 3 कोण भी होंगे। तो यानी कि अगर हम किसी भी बंद आकृति की बात करें तो जितनी भुजाओं की संख्या उतना ही कोण। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए जितनी भुजाओं की संख्या उतना ही कोण, उतना ही आंतरिक कोण। अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंचभुज में होगा 5 भुजा, तो यहाँ पर देखिए अगर भुजा 5 है तो यहाँ पर कोण भी, आंतरिक कोण भी 5 होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बंद आकृति की अगर हम बात करें तो जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतना ही उस फिगर का आंतरिक कोण होगा, यानी कि जितनी भुजाओं की संख्या उतना ही आंतरिक कोण। तो मैं ये आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, एक नोट में लिख करके, किसी भी बंद आकृति में भुजाओं की संख्या बराबर आंतरिक कोण। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं ये आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आप इस बात को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो भाइयों और बहनों, अभी तक आप लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे। मैं ये आशा करता हूं कि आपको उन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके सामने ये रहा। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या हमें बताना है। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 4। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या है, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है। एकदम ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एकदम ही कैसा ये क्वेश्चन है। देखिए आज के क्वेश्चन में जो भी लेकर के आया हूँ उसमें फिजिकली कुछ नहीं करना है। फिजिकली कहने का मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन मेंटली बहुत कुछ सोचना है इन सभी क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। हम मान ले रहे हैं कि वह संख्या है ए, माना कि वह संख्या बराबर ए। तो आइए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक संख्या के 4 गुने से, यानी कि संख्या है ए तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इससे 15 कम, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, तो हमें वह संख्या बता देना है। तो यहाँ देखिए करना कुछ नहीं था, बस केवल सोचना था इस क्वेश्चन में। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a बराबर 15 9 क्या हो जाएगा, 24 होगा ना, 15 9 24। तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, इसलिए a बराबर हो गया 6। यानी कि वह संख्या क्या है, 6 है, जिसके 4 गुने से अगर हम 15 कम कर दें तो वह संख्या 9 के बराबर होगा। मैं अभी आपसे बोला कुछ देर पहले कि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में फिजिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन मेंटली बहुत कुछ सोचना है सभी क्वेश्चन के बारे में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि आपके सामने कुछ रहा। आप क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से पढ़िए और एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से, एकदम ही सहजता के साथ उसका सॉल्यूशन करिए। वीडियो को आप यहीं पे पॉज करके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 चीज़ें 8 रुपए में खरीदी और 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ होगा। ऑप्शन ए में है 56.1/4%, ऑप्शन बी में है 50%, ऑप्शन सी में है 19.1/2% और ऑप्शन डी में है 20%। क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम क्या है बोला जा रहा है। एक व्यक्ति ने 10 चीजें 8 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने 10 चीजें 8 रुपए में खरीदा। तो एक चीजें के अगर हम दाम निकाल ले कि एक चीजें कितना रुपए में खरीदा, तो 8/10 रुपए में खरीदा। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी कि 4/5 रुपए में। इसको हम नहीं काट रहे हैं, हम क्या कर दे रहे हैं कि एक चीज़ का अगर वह एक वस्तु कितने रुपए में खरीदा, देखिए 10 वस्तु 8 रुपए में खरीदता है, तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 8/10, यानी कि 0.8 रुपए में खरीदता है। ठीक, वह एक वस्तु 0.8 रुपए में खरीदता है और उसे बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु बेचता है 1.25 रुपए में। देखिए खरीदता है 0.8 रुपए में और उसको बेचता है 1.25 रुपए में, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 1.25 माइनस 0.8, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 4.0, यानी कि लाभ हो गई 0.45 रुपए। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ, यानी कि लाभ है 0.45 रुपए बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 0.8 रुपए और गुना 100। ठीक है, तो यहां से देखिए जब आप 0.45 को एक पूर्णांक में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 45/100। तो यानी कि 0.45 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 45/100।
गुना, यहाँ पर देखिए 0.8 है तो इसको आप पूर्णांक में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 8/10, यानी कि 8/10 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गई 100, यानी कि 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि 5 × 5 = 25, 2 5 × 20 और 2 22/4, यानी कि 225/4। आप डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है यहाँ पर, 222/4, 5 × 20, 2 कट जाएगा 5 और 6 × 24 बचेगा 1, यानी कि 56.1/4 आ गया, बराबर क्या हो जाएगा 56.1/4%। लाभ प्रतिशत हो गया 56.1/4, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि 56.1/4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो अगर आ गया है तो आप नोट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए एकदम ही ध्यान से वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा मेरे आंसर से, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से, एकदम ही सहजता के साथ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह क्या कर रहा है कि 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, उसके पास कुल कितने सेब थे? ऑप्शन ए में है 588, ऑप्शन बी में है 600, ऑप्शन सी में है 672 और ऑप्शन डी में है 700। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, तो हम मान ले रहे हैं कि उसके पास X सेब थे, X सेब था, ठीक। हमने ये मान लिया कि उसके पास X सेब था। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था जिसमें से 40% बेचने के बाद उसके पास अब 420 सेब बचे, यानी कि उसके पास X सेब था जिसमें से वो X का 40% बेच दिया, तो अब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच गया। तो बस क्वेश्चन यहीं पे हो गया आप खत्म। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 4x बराबर 420 गुना 10, ये 10 हो जाएगा इधर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6x बराबर 4200, यानी कि x बराबर क्या हो गई 4200 बटा 6, 6 7 42, यानी कि x बराबर आ गई कि उसके पास 700 सेब था। फल विक्रेता के पास 700 सेब था, जिसमें से वह उसका 40% अगर बेच देता है तो उसके पास 420 सेब बचते हैं। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है समझ में तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या करिए, क्वेश्चन को आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है r, वृत्त का त्रिज्या है r, और क्या दिया गया है मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r और व्यास d है, उस वृत्त का यहाँ पर व्यास भी दिया गया है, व्यास है
डी, और हमें बताना है उसकी परिधि क्या होगा। अरे भैया यहाँ पर व्यास का क्या काम है, आपको बस बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर व्यास दिया गया है। जब त्रिज्या दे दिया गया है तो हम आराम से परिधि बराबर क्या लिख सकते हैं, परिधि बराबर होता है 2πr, हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए भैया यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दिया गया है तो हमें उसका परिधि बता देना है, व्यास का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर व्यास दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एकदम ही ध्यान से समझिएगा, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से, एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, मज़ा आएगा, एकदम ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। एक त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है, इस चित्र में वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। अरे भैया यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर दिमाग लगाना है। एक त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक ये वृत्त है जो कि एक त्रिभुज के अंदर खींचा जा रहा है। ये एक वृत्त है, ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि यहाँ पर इस चित्र में वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए एक ये स्पर्श रेखा हो गई इस वृत्त की, एक ये स्पर्श रेखा हो गई इस वृत्त की, और एक ये हो गई स्पर्श रेखा इस वृत्त की। तो यानी कि यहाँ पर इस दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में वृत्त की कुल 3 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि इस दिए गए चित्र में इस वृत्त का कितना स्पर्श रेखा होगा, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में हम जो भी क्वेश्चन लेकर के आए थे उसमें फिजिकली हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें बस केवल इन सभी क्वेश्चन में मेंटली सोचना था कि आखिर उस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक, तो अब मैं ये होपफुली बोल सकता हूं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कट आउट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।